अमेरिका की विजिट के बाद उन्होंने सोचा कि ईयू जाना जरूरी है। हेग में सिमिलरली एक थिंक टैंक से मीटिंग है, एक यूनिवर्सिटी से मीटिंग है। आखिरी 5-10 साल का सवाल नहीं है, ये काम है लास्ट 75 ईयर्स का। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के बारे में विदेशी लोगों में उनके बीच में क्या इमेज बन रही है? क्या 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 कह रहे हैं वो? ये इमेज खाली राहुल गांधी के लिए नहीं है, ये इमेज कैसा देश कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है उसके ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, डीबी डायलॉग में आपका स्वागत है। और जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे साथ ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट चेयरमैन सैम पिट्रोडा जी हैं। और सैम पिट्रोडा जी का एक इंटरव्यू हमने लिया था जब राहुल गांधी यूएस विजिट पे जा रहे थे, और बहुत सक्सेसफुल वो यूएस विजिट रही थी राहुल गांधी की, और काफी रिस्पांस उसको अमेरिका में और भारत में मिला था। और एक बार फिर राहुल गांधी आज से ही यूरोप के दौरे पर हैं, कई देशों के दौरे पर हैं। और सैम पिट्रोडा साहब से हम जानेंगे। सैम पिट्रोडा साहब का एक पुराना इंटरव्यू जब मैंने किया था तो उनका एक विस्तृत परिचय आप लोगों को दिया था। पिट्रोडा साहब जो हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं, और टेक्नोक्रेट हैं, इनोवेटर हैं, और भारत में डिजिटल रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। तो पिट्रोडा साहब, आपका स्वागत है टीवी डायलॉग में। धन्यवाद, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। पिट्रोडा साहब, राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं। तो पहले जरा बताएं कि किन किन देशों के दौरे पर हैं, कितनी यात्राएं हैं, क्या उनकी आइटिनरी, क्या प्रोग्राम, क्या है, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या मीटिंग्स हैं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से आपको ज्यादा माहिती मिलेगी, क्योंकि वो शायद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें बताएंगे आपको डिटेल्स। लेकिन मैं थोड़ी ऊपर से आपको ओवरव्यू दे दूं। जी। राहुल गांधी ईयू पहले नहीं पहुंचे थे, मेनली वो इंग्लैंड में थे और अमेरिका में थे। अमेरिका की विजिट के बाद उन्होंने सोचा कि ईयू जाना जरूरी है। ईयू में बहुत सारे लीडर्स हैं, और जब ईयू जाएंगे तब 2-3 अदर कंट्रीज को भी विजिट करते आएंगे। तो प्रोग्राम बड़ा टाइट है उनका। शुरुआत होगी ब्रसल से, जहां वो ईयू के मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सम अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स से मिलेंगे, सिविल सोसाइटी से मिलेंगे, प्रेस से मिलेंगे। फिर जाएंगे पेरिस। वहां 2 मेजर यूनिवर्सिटीज में उनका इंटरेक्शंस है। एक बहुत जानी पहचानी यूनिवर्सिटी साइंस पो, जहां से फ्रेंच के सब लीडर्स पैदा हुए हैं। जी। इट इज मोर लाइक कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड एंड एमआईटी एंड हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड। वहां उनका बड़ा इंटरेक्शन है। वहां भी पॉलिटिकल लीडर से मिलेंगे, प्रेस से मिलेंगे, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के लोग हैं उनके साथ डिनर विनर करेंगे, तो उनको भी मिलने का मौका मिलेगा। फिर वहां से जाएंगे हेग। हेग में सिमिलरली एक थिंक टैंक से मीटिंग है, एक यूनिवर्सिटी से मीटिंग है, और वहां से जाएंगे ऑस्लो। लेकिन डिटेल सब जी। एआईसीसी के कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट से मिलेगी आपको। ये खाली 5 दिन का दौरा है, ओके। और 5 दिन में 4 कंट्रीज विजिट करेंगे। इस बीच जब राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर हैं और भारत में काफी नए नए मुद्दे और काफी हंगामा यहाँ की मीडिया में है, आपको भी सुनाई दे रहा होगा। मैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मुंबई में था और उसकी कवरेज के लिए गया था वहां पे। और वहीं पे
एक पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की खबर भी आ गई। ये खबर भी आई कि वन नेशन वन इलेक्शन का भी मीडिया में जुमला, हम लोग यहाँ कहते हैं कि फेंक दिया गया। अब जब आपसे बात हो रही है तो एक और नया विवाद खड़ा हो गया इंडिया गठबंधन को के नाम को लेकर, कि वो अब इनवाइट जो गया G20 के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और अभी जब प्रधानमंत्री आसियान देशों की यात्रा पर है, आसियान समिट की, तो वो उसमें भी आया प्रधानमंत्री ऑफ भारत। तो ये इंडिया गठबंधन को लेकर इतना रिएक्शन हो रहा है कि इंडिया शब्द से ही जो है वो समस्या आ गई है, जबकि भारत का संविधान का पहला जो आर्टिकल है वो शुरुआती वहीं से होता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बाहर इसको कैसे देखा जा रहा है? आप भी काफी देख रहे होंगे ओवरसीज पे, जो हमारे एनआरआई के जो डायस्पोरा के लोग हैं, वो इसको इन सब चीजों पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि ये छोटी छोटी बेकार बातों पे डायलॉग करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। हम तो आज देश को देखते हैं कि 75 साल के बाद हम एक बड़ी होप से आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, चंद्रयान तक पहुंच गए, सूरज पे स्टडी करने के लिए मिशन जा रहा है। और आप देखें तो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे लोग चलाते हैं, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, बैंक्स in Singapore, in Europe, in America. So India has basically arrived on the global stage. Yes, आखिरी 5-10 साल का सवाल नहीं है, ये काम है लास्ट 75 years का। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो बीज लगाए थे, वो बीज के फल अभी हम देखना शुरू करते हैं। तो हमें इंटरनेशनल ऑडियंस से ये कहना है कि इंडिया इज अराइव एंड विल कंटिन्यू टू थ्राइव, नो मैटर कौन सी गवर्नमेंट हो, क्योंकि इंडिया के लोग मेहनत करते हैं, ज्यादा हैं, ब्रेन पावर है, और दुनिया में सब जगह वो पहुंचे हैं। पेट्रोडा अब साहब, हमारे सरदार जी देखिए यहां आए थे 100 साल पहले, जी जी जी, 150 साल पहले। तो हमारा प्रश्न दुनिया के लीडर्स को ऐसा है कि इंडिया विल बी ऑन द टेबल। यस, कैसा इंडिया आपको चाहिए टेबल पे? आपको ऐसा इंडिया चाहिए कि जो डिक्टेटोरियल हो, डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट न करता हो, जो कॉन्स्टेंटली एट कॉन्फ्लिक्ट हो, जो पोलराइज पॉलिटिक्स में मानता हो, और आपको ऐसा इंडिया चाहिए टेबल पे जो डेमोक्रेटिक हो, इंक्लूसिव हो? आपको वो डिसाइड करना है। इंडिया विल बी ऑन द टेबल। बताइए, एक बात बताइए कि भारत में और खासकर पॉलिटिक्स में पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि विदेश जाना और विदेश में अपनी धाक जमाना भारत की राजनीति का एक हिस्सा बन गया है। और अगर आप नरेंद्र मोदी साहब के भी कैंपेन को देखें 2014 ऑनवर्ड्स भी, तो आप देखिए कि उनका जो विश्व गुरु और डंका बजता है विदेशों में, वो उनके कैंपेन का बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है एक। और अभी भी जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो प्रधानमंत्री विदेश में ही है, और वो पिछले अपने पहले टेन्योर में तो बहुत ज्यादा विदेशों में गए, और वो डायस्पोरा में। राहुल गांधी पिछले 1 साल के भीतर ये तीसरी विदेश यात्रा है। पहले वो इंग्लैंड गए, उसके बाद अमेरिका गए, और अब यूरोप के एक हॉपिंग टूर पे हैं। तो क्या राहुल गांधी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि विदेश में जाकर अपना डंका बजाना है, या विदेश से छवि सुधरती है? नहीं, आई डोंट थिंक ये विदेश जाके डंका बजाने की बात है।
और छवि सुधारने की बात है। ये बात ऐसी है कि हम ग्लोबल टेबल पे आ रहे हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अब रिस्पेक्टेबल है। हमारे वहां 1.5 बिलियन लोग हैं और हमारे लोग दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं। वो पहले नहीं था, 10 साल पहले ऐसा नहीं था। सो आज देश की स्थिति ऐसी है कि जो भी चीजें हमने 70 साल पहले शुरू की थी, उसके फल अभी दिखाई दे रहे हैं। यही चीज तो 20 साल पहले की होती तो उसका कोई मतलब नहीं होता। 10 साल के बाद करेंगे तो मौका चला जाएगा। पिछली बार लेकिन जब द मेन राहुल चीज, गांधी आप जी, एक चीज समझिए, मेन चीज क्या है कि आपको कैसा विश्व गुरु चाहिए। इंडिया विश्व गुरु समझो क्या है। आपको ऐसा विश्व गुरु चाहिए जो खाली धर्म में मानता हो, और आपको ऐसा विश्व गुरु चाहिए जो डेमोक्रेसी में मानता हो, जी, इक्वालिटी में मानता हो, लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस। ये दुनिया के लोगों और लीडर्स को सोचना है। अभी तो क्या है, जो भी है इंडिया में उनको मान मिलता है। तो राहुल गांधी ने, पिट्रोडा साहब, एक इमेज तो बनाई है बाहर जाके कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में वो इंटरेक्ट किया, इंगेज किया लोगों से। और प्रधानमंत्री मोदी गए तो एक ही सवाल हुआ व्हाइट हाउस में, और उसको भी वहाँ विवादित हो गया। उस वो महिला पत्रकार को यहाँ काफी ट्रोल किया गया, और बल्कि स्टेटमेंट इशू करना पड़ा व्हाइट हाउस के मीडिया से, प्रेस सेक्रेटरी को भी, और वहाँ के प्रेस यूनियंस को भी। ये जो राहुल गांधी का तरीका है इंगेज करने का, और जो बात आप कर रहे हैं कि कैसा विश्व गुरु चाहिए, कैसा नेता चाहिए, तो आपको लग रहा है कि वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं, या विदेशी लोग हैं, या जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे लोग हैं, सेनेटर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उनपे राहुल गांधी की क्या छवि बन रही है? एक बात। दूसरा कि अभी 15 अगस्त को अमेरिकन सेनेटर्स यहाँ आए हुए थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी राहुल गांधी से मिलने की। मुझे मालूम नहीं कि वो मुलाकात हो पाई कि नहीं हो पाई। तो ये क्या इंडिकेशन? नहीं हो पाई क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री ने जी, मुलाकात नहीं करवाई। जी। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के बारे में विदेशी लोगों में, खासकर जो गवर्नमेंट में लोग हैं, जो वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सीनेटर्स हैं, उनके बीच में क्या इमेज बन रही है? क्या 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 कह रहे हैं वो लोग? देखिए, ये इमेज खाली राहुल गांधी के लिए नहीं है। ये इमेज कैसा देश कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है उसके ऊपर है। विदेश के सब नेता जानते हैं नेहरू को, सब नेता जानते हैं इंदिरा गांधी को, महात्मा गांधी को, राजीव गांधी को। और उन्हें हमें बताना है कि हमारा देश का जो संविधान है वो बड़ा सॉलिड है, हम उसमें मानते हैं, और हमें सेक्युलर, इंक्लूसिव, डाइवर्स, डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां फ्रीडम हो प्रेस की, जहां ओपन मार्केट्स हो, वो बनाना है। आज जो चल रहा है उससे हम नाराज हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आपकी चॉइस है, लेकिन everyone must understand, and Rahul Gandhi has been saying it over and over again, that Indian democracy is larger global public good. अगर इंडियन डेमोक्रेसी खराब हो गई, डिक्टेटोरियल हो गई, तो उससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। तो फिर मैं दोहरा रहा हूं कि हम तो टेबल पे हैं ही, आ गए हैं अब, और 10 साल में और स्ट्रांग हो जाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट हो, दुनिया के लीडर्स को सोचना है कि आपको कैसा हिंदुस्तान चाहिए टेबल पे। व्हाट काइंड ऑफ इंडिया यू वांट एट द टेबल। पिट्रोडा साहब, ये बताइए कि जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, पश्चिम देशों की जो लोकतंत्र हैं,
उनका एक रिवायत है कि वो केवल सरकार से इंगेज नहीं करते, वो अपोजिशन पार्टी से भी इंगेज करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ परिपाटी है शैडो प्राइम मिनिस्टर की। होना चाहिए। तो क्या ये पश्चिम की डेमोक्रेसी जिस तरीके से राहुल गांधी से इंगेज कर रही है, अभी आप बता रहे हैं कि ब्रुसेल्स में जा रहे हैं और वहां भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहे हैं, वो फ्रांस जा रहे हैं, बेल्जियम जा रहे हैं, वहां भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहे हैं, नॉर्वे में वो शायद वहां के विदेश मंत्री से भी उनकी मुलाकात है, और वहां के लीडर अपोजिशन से भी मुलाकात है, यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट की चेयर पे जो है उनसे मुलाकात है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। तो क्या वेस्टर्न डेमोक्रेसीज राहुल गांधी को एक शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देख रही हैं कि ये अपोजिशन का फेस है जिनसे उनको इंगेज करना है? देखिए, लोग जानते हैं कि ही कम्स फ्रॉम ए फैमिली ऑफ लीडिंग पॉलिटिशियंस। लोग जानते हैं दैट ही इज ए लीडर ऑफ ए कांग्रेस पार्टी, एंड कांग्रेस पार्टी was instrumental in getting India independence. They all know that Mahatma Gandhi was the leader of the Congress party. They also know that Pandit Nehru was the first prime minister of India. These people planted the right seeds. So they understand all that. They don't know BJP that well. They know BJP because of all the marketing done today in the last few years. But our job is to explain to them what real picture is on the ground. Let them make their decisions. But we must tell them that the reality is very different on the ground. We don't prefer polarized politics. We don't want to distinguish people based on religion. We don't want to change names of the streets and cities. We don't want to restrict our children studying basic science, where you don't allow children to study theory of evolution or periodic table. So हमें ये लोगों को बताना है, ये हमारी ड्यूटी है, हम मानते हैं, इससे कोई टिका नहीं है किसी की। डोंट अंडरस्टैंड इट रॉन्ग, बट हमें बिल्कुल क्लियरली बताना है कि आपको कैसा इंडिया टेबल पे चाहिए। संजय, एक थोड़ा फॉरेन पॉलिसी पे आते हैं, क्योंकि अभी G20 की मीटिंग भी होने वाली है और हम होस्ट कर रहे हैं उसमें। अब उसमें चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, उसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन आ नहीं सकते हैं, यूक्रेन के वॉर की वजह से वो उनके ऊपर बंदिशें हैं ऐसी। उसके बाद अभी खबर ये आई है कि जो बाइडेन आ रहे हैं, क्योंकि हालांकि उनकी जो पत्नी है उनको कोविड पॉजिटिव हो गई थी वो, लेकिन बावजूद इसके वो आ रहे हैं। अच्छी बात है। G20 में कंसेंसस नहीं हो पाया था यूक्रेन के बारे में, और G20 के तमाम कंट्रीज भारत में डेमोक्रेसी, प्रेस फ्रीडम और इन सब को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं। चाइना एक बड़ा कंटेंशियस पॉइंट है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में। अमेरिका राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने डेमोक्रेटिक मैन्युफैक्चरिंग का एक मॉडल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में अपने भाषण के दौरान रखा था, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया वहां पे। अब भारत में जब ये G20 हो रहा है और ये कंसेंसस यूक्रेन पे एक बार फिर कोशिश होगी नेटो कंट्रीज को बनाने की, मुश्किल काम लगता है। नहीं कह सकते अभी, लेकिन अभी मुश्किल काम लगता है। राहुल गांधी जब ये जाते हैं विदेश में और वो चाइना को लेकर उनका एक स्टैंड है, और वो अभी यूरोप जा रहे हैं और यूरोप जाने से पहले वो लद्दाख होकर आए हैं। पैंगोंग सो लेक में खड़े होकर वहां पे उन्होंने चाइना के जो अग्रेशन है, जो चाइना ने जो वायलेट किया है हमारी लाइन को, उसको लेकर सवाल भी खड़े किए उन्होंने। तो क्या वेस्टर्न डेमोक्रेसीज चाइना के पर्सपेक्टिव में राहुल गांधी से इंगेज कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी साहब चाइना के बारे में थोड़ा सॉफ्ट हैं, नहीं बोल रहे हैं?
नहीं, जो सत्य है वो बाहर लाना है। सत्य यह है कि चाइनीज हैव ऑक्यूपाइड आवर टेरिटोरी, वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते। जी। उसको कितना भी छुपाएं, वो छुप नहीं सकता। हमारे सोल्जर्स मारे गए। बिल्कुल। तो वो दुनिया को बताना है। उससे सॉफ्ट होने में सबको नुकसान है। हम ये नहीं कहते कि चाइना से लड़ाई करो, हम कह रहे हैं कि इसको नेगोशिएट करके रिजॉल्व करो। जी। और जो अमेरिका में अभी प्री ऑक्यूपेशन है, वो बेसिकली जॉब्स के बारे में है। अमेरिका के सब जॉब्स चले गए चाइना। अमेरिका के पास अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं। दे वांट टू ब्रिंग वर्क एट होम, बट दे कांट फाइंड वर्कर्स। यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम है कि आप रेस्टोरेंट लगाइए, लोग नहीं मिलते काम करने के लिए। आप छोटा कारखाना लगाइए, इम्पॉसिबल टू फाइंड पीपल। सो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये प्रोडक्शन आप डेमोक्रेटिक कंट्री में ले जाइए, जिससे डेमोक्रेसी ग्लोबली स्ट्रांग होगी और यू विल हैव एन ऑल्टरनेट सप्लाई चेन। ये तो बड़ी सीधी बात है। एक बात होती है पिट्रोडा साहब की बार बार की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन या वेस्टर्न यूरोप एक अलग तरीके का पोलराइजेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो प्रो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक नेशंस का, और बाइडेन साहब ने 3 समिट भी की है, डेमोक्रेसी समिट भी की है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो चाइना के खिलाफ जो पोलराइजेशन है डेमोक्रेटिक नेशंस का, उसमें ज्यादा कीन है यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न डेमोक्रेसीज राहुल गांधी से इंगेज करने में? क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ जो मीडिया में आया है कि काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं इस बार उनकी। वो केवल थिंक टैंक या सिविल सोसाइटी से नहीं है, गवर्नमेंट के लोगों से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मीटिंग है। हाँ, हमने ही प्रोग्राम बनाया है। जी। सोच विचार के ये प्रोग्राम बनाया गया है। ऐसे प्रोग्राम बनाने में 2-3 महीने लग जाते हैं। सो हम समझते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के भविष्य के लिए। हमें समझना है कि ग्लोबल पावर बन रहे हैं, और इस वक्त लोगों को अच्छी तरह से समझाना है कि विदाउट रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एट होम, ग्लोबल पावर विल नॉट हैव इनफ मीनिंग। अगर घर में ही झगड़ा चल रहा हो, जी जी। घर में जो पीस ना हो, तो आप दुनिया में कैसे पीस लाएंगे? ऑफ कोर्स, यस। सो हमें पहले घर में पीस चाहिए, और घर में पीस लाने के लिए हमें सब लोगों को रिस्पेक्ट से काम देना है। धर्म से बांटना नहीं है लोगों को। यही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी दृष्टि से। और हम तो पॉलिटिशियन है ही नहीं, जी। लेकिन एज ए सिटीजन हम समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आप तो पिट्रोडा साहब ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और जैसे मैंने शुरू में चर्चा की कि मोदी साहब भी काफी फोकस उनका विदेश की जमीन पे होता है, राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं। तो जरा हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि विदेश की धरती से भारत की राजनीति का क्या रिश्ता है, क्या वहां से कुछ फर्क पड़ता है, क्या ये फैक्टर क्या है? फर्क बहुत पड़ता है। एक तो आप समझिए कि हमारे 2 करोड़ लोग परदेश में हैं। जी। 2 से 3 करोड़। वो सब लोग पावरफुल हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, और घर भी पैसा भेजते हैं। उनकी लिंक्स है देश में, बिजनेस करते हैं, पेरेंट्स है, घर बार है, और हर एक व्यक्ति शायद 20 से 50 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
every non-resident Indian can affect 20-50 people in their family. तो एक ये साइड है. दूसरी साइड है कि टेक्नोलॉजिकली India has become very strong with IT power, technology power, and Indians are in major corporations heading, and they have interest, business interest, in coming to India, whether it is Apple, IBM, manufacturing companies, or whatever. तीसरा कि जो ग्लोबल पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, स्पेशली यंग लोग जो हैं, तो उन्हें एजुकेट करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. सो ये सब काम को साथ में रख के, ध्यान में रख के उनके साथ इंटरेक्शन करना है. सो उसकी इफेक्ट इंडिया में होगी, क्यों नहीं होगी. और प्रदेश जाते हैं तो वहां मीडिया अच्छी तरह से ट्रीट करता है. देश का मीडिया हमारी दृष्टि से बहुत बायस्ड है. हमें देश में कोई टाइम नहीं देता मीडिया वाले. आपने दिया, आपके आभारी हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं हमें कोई टाइम नहीं देता. हमें कोई आगे नहीं कहता कि मिस्टर पिट्रोड़ा आप बोलिए आधा घंटा क्या हो रहा है. क्यों नहीं देते. देखिए पिट्रोड़ा साहब, आपको क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी में हैं और एक बहुत सीनियर ऑफिस बेरर हैं कांग्रेस पार्टी के, ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, हमारे कांग्रेस को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भारत में इवॉल्व होते मीडिया को भी समझना चाहिए कि एक जो डिजिटल मीडिया है वो बहुत पावरफुल है अब, और वो ओपिनियन बिल्डिंग में, राय शुमारी में वो बहुत वो भी बराबर का रोल प्ले करता है. तो सच है. ऐसा नहीं है. जैसे मैं अपने ही चैनल के बारे में बता दूं कि डीबी लाइव पॉलिटिकल चैनल्स जो यूट्यूब में, उसमें नंबर 1 है देश में. 11 करोड़ लोग एक महीने में हमको देखते हैं. तो हाँ, तो इसलिए ये मीडिया को भी पहचानना होगा. ये नहीं कि आप मलाल करें कि वो आपको नहीं बुलाते, क्योंकि उनका तो एजेंडा है. नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं आपको. जी जी. उनको भी आपकी तरह से ओपन होना चाहिए ना. आप कैसे ओपन है, सबको बुलाते हैं जी. वो क्यों नहीं बुलाते. वही मैं कह रहा हूं. हाँ, अब वो तो देखिए दिन भर दिन रात वो हिंदू मुसलमान चलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उनकी बात कर रहा है, बिल्कुल. सारे लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद भी वो सुधरने को तैयार नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं. नहीं, अभी क्या देखिए, है कि institutions have been captured. यस, दिस इज. People feel that all our institutions are basically operating based on signals from the top. अब इलेक्शन कमीशन का देखिए आप, बड़ी सीधी बात है. इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की जाती है सिविल सोसाइटी से कि आप जो पेपर है इलेक्शन के वोटिंग के बारे में, वो पेपर ऐसे प्रिंटर पे छपा है कि जो 5 दिन के बाद दिखाई नहीं देता. तो आप प्रिंटर बदलिए कि जो स्लिप 5 साल तक रहे जी. और स्लिप एक डब्बे में डालिए और वो डब्बे के स्लिप को काउंट करिए, तो जरा ट्रस्ट बढ़ेगा. बहुत वो सारे नहीं करते हैं. इलेक्शंस को लेकर, और अभी अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक पेपर अब भी, देखा आपने, और बिल्कुल आपने देखा, सच है. वो पेपर बड़ा अलार्मिंग है. उसके या अंदर लेकिन उसके बारे में इलेक्शन कमीशन मस्ट एक्ट यस एंड बिल्ड ट्रस्ट. अब इलेक्शन कमीशन में तो अब ये देखिए कि ये भी हो गया है कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया. तो ये इंस्टीट्यूशंस पे अटैक या इंस्टीट्यूशन को डायल्यूट करने का एक काम तो चल रहा है. पिट्रोड़ा साहब, मणिपुर की वायलेंस 4 महीने हो गए, और ज्यादा ही हो गया 4 महीने से. अब वो वहां राहुल गांधी भी गए थे, अभी भी वायलेंस हो रही है, अभी भी कल परसों भी वहां पे घटनाएं हुई हैं, कुछ लोगों की जानें गई हैं. और यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया, और केवल मणिपुर वायलेंस पे नहीं, उन्होंने बीजेपी के रोल पे भी
रेजोल्यूशन में पॉइंट आया। यूरोपियन यूनियन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से राहुल गांधी मिल रहे हैं, तो क्या मणिपुर पे बात होगी? क्या एजेंडा है, क्या बातें होनी है? नहीं, समझेंगे उनसे कि उनका क्या व्यू है, हम बताएंगे कि हमारा क्या व्यू है, एंड विल एक्सचेंज आइडियाज, विल बी ओपन, विल बी ट्रांसपेरेंट. ओके, देयर इज नो अदर एजेंडा. एजेंडा इज टू रियली अंडरस्टैंड ईच अदर. उन्होंने इतना सारा समय निकाल के इसको स्टडी किया, इसके पर रिपोर्ट किया, तो हम भी जानना चाहेंगे. जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में थे तभी यूरोपियन यूनियन की बैठक चल रही थी और वो रेजोल्यूशन पास हो रहा था वहां। बिल्कुल मुझे पता है, मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी है. तो अब वहां तक जा रहे हैं तो उनसे क्यों नहीं मिलेंगे. जी, ये इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का रिपोर्ट आई अडानी के बारे में, और वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को और ज्यादा उन्होंने उस पर स्टैंप लगाया, उसके डॉक्यूमेंट दिए, जिसमें उनके भाई जो कि अब भारत के नागरिक नहीं है, विनोद अडानी, और उनके एक चाइनीज पार्टनर और एक मुस्लिम पार्टनर के बारे में कि वो किस तरीके से साइफन हुआ पैसा और वो गया, वो सारा आरोप आए, पेपर ट्रेल आई है। तो ये इसको ओवरसीज कांग्रेस कैसे देख रही है पूरे मामले को? देखिए, जैसे पार्लियामेंट में लोगों ने सवाल उठाए हैं कि प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिस्पॉन्ड टू दिस, वी मस्ट सेट अप जेसीपी एंड और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड इन्वेस्टिगेट. वो क्यों नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. अगर कुछ छुपाना नहीं है तो you should be open, transparent, saying, okay, let's investigate. See, the problem today is we are losing trust. ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गई है. जी, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में एक चेयर है ह्यूमन राइट्स की, मानवाधिकारों की, और उसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है उडो बुलमैन। उनसे राहुल गांधी की मुलाकात होनी है। जाहिर सी बात है कि वो ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर बात होनी है। यूरोपियन यूनियन, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वहाँ की प्रेस, सिविल सोसाइटी भारत में मानवाधिकारों और प्रेस की आजादी पर बहुत सवाल उठाते हैं। अभी आप देखिए कि एडिटर्स गिल्ड की एक टीम गई, बहुत सीनियर संपादक लोग गए मणिपुर में फैक्ट फाइंडिंग में, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। उसके पहले एक और फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी, उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी गई। तो ये प्रेस की आजादी को भी लेकर एक सवाल यूरोप में उठता है। तो राहुल गांधी जब यूरोपियन यूनियन की चेयर से मिल रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स की चेयर है, तो क्या बातचीत है, क्या एजेंडा है, टेबल पे क्या चीजें होनी है, राहुल गांधी की तरफ से क्या चीजें जा रही हैं, क्या क्लैरिफिकेशन जा रहे हैं? पहले तो हमें समझना है उनकी तरफ से कि वो कैसे देखते हैं इंडिया को. अभी उनकी क्या सॉर्ट ऑफ उनके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, पहले वो तो हम समझें. जी जी। हमें पता है क्या हो रहा है, हम भी बताएंगे कि हमारी दृष्टि से क्या हो रहा है. उसमें कोई बुरी चीज तो है नहीं. जो हमें सत्य लगता है वो डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे. इसी पर आरोप लगता है, बीजेपी आरोप लगाती है, या जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं वो मीडिया भी बहुत शोर मचाता है इसको लेके कि राहुल गांधी विदेश की धरती पे जाकर देश को बदनाम करते हैं। झूठ है, ऐसे देश बदनाम नहीं होता भैया. इतना बड़ा देश को कैसे कोई बदनाम कर सके. 1.5 बिलियन पीपल, उसको आप कैसे बदनाम कर सकते हैं. 5,000 साल की हिस्ट्री है उसकी. ओके, आप जो फैक्ट्स आपकी तरफ से दर्ज करते हैं तो कोई कह सकता है कि आपका फैक्ट्स बराबर नहीं है. दैट्स ओके, परफेक्टली ऑलराइट. मैंने कुछ कहा, आप कह सकते हैं कि लुक, यू आर रॉन्ग हियर, आई विल एक्सेप्ट दैट. बट उससे आप ये नहीं कह सकते कि देश को बदनाम कर रहे हैं. तो कोई कोई दिमाग कैसा है इनका, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा.
ओके, जी कि जी। ऐसे देश बदनाम नहीं होता। हम्म। अच्छा ये जिस देश ने चंद्रयान सक्सेसफुली भेजा, जी उस देश को आप एक छोटी सी बात से बदनाम कर सकते हैं? या कोई दिमाग है आपका? ओके। जी। ये बताइए कि पिछली बार जब वो अमेरिका गए थे राहुल गांधी, तो भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद गए थे, और अब जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कल भारत जोड़ो यात्रा की 1 साल हो जाएगा शुरुआत हुए। तो ये कैलेंडर आप भारत जोड़ो यात्रा के हिसाब से राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का बनाते हैं? नहीं, कभी कभी इट इज अ कोइंसिडेंस, बट फॉर एग्जांपल अगस्त में सब यूरोपियन यूनियन वाले छुट्टी पे थे, तो अगस्त में आपको करना हो तो भी नहीं कर सकते प्रोग्राम। सो सबने बताया कि प्रोग्राम तो हो सकता है ओनली सितंबर में। सो बोले अगस्त के एंड में सब आ जाएंगे वापिस, उनको 4-5 दिन दीजिए सेटल होने में, क्योंकि उनकी भी लोकल प्रायोरिटीज होगी। तो बताया गया कि आप सितंबर 7 के बाद आइए तो ठीक रहेगा। तो बोले ठीक है। जी। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो इतनी नॉर्वे, नीदरलैंड्स, तमाम 5 या 6 देशों में वो जा रहे हैं, फ्रांस, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कोई, और यूनिवर्सिटी को भी एड्रेस कर रहे हैं राहुल गांधी, तो और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो राहुल गांधी की विदेशों में छवि, या विदेश यात्राओं से भारत में छवि में कोई आपके हिसाब से क्या अंतर पड़ा है पहले और अब में? देखिए, राहुल गांधी इज वेरी पॉपुलर ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस, विथ थिंक टैंक्स, विथ लोकल पॉलिटिशियंस। राहुल गांधी हमेशा हमसे कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत सारे प्रोग्राम रखते हैं उनके लिए, लेकिन डिमांड उतनी ज्यादा है कि एक देश में रोज के 10 प्रोग्राम अगेन रखे ना तो भी कम है। As soon as people find out that Rahul Gandhi is coming to Paris, we start getting calls from universities, think tanks, politicians, सबको मिलना है उनसे। सो उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते सबको। जी सो हम 4-5 प्रोग्राम रखते हैं, वो भी ज्यादा है। और फिर लोग हमसे कंप्लेन करेंगे कि आप कंट्रोल करते हैं, आप हमें मौका नहीं दिया, मैं क्या करूं। सो हिज डिमांड इज वेरी हाई, और कोई भी प्रोग्राम में आप जाइए जैम पैक रहता है प्रोग्राम, अंदर आप एंटर नहीं हो सकते। जी जी। सो समय की पाबंदी है पिटोड़ा साहब, तो आपने राहुल गांधी की विजिट के बारे में जानकारी दी, एक अपना दृष्टिकोण दिया विदेश यात्राओं के बारे में उनकी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बहुत शुभकामनाएं कि वो ये विजिट उनकी कामयाब हो। धन्यवाद, थैंक यू फॉर द और अपॉर्चुनिटी। टीवी लाइव से जुड़ने का एक बार फिर शुक्रिया। और दोस्तों, अगले अगले सप्ताह फिर किसी नई शख्सियत के साथ आप लोगों से मुखातिब होंगे। नमस्कार।